त्याग किया है, रिजिग्नेशन दिया है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो कई कारणों में एक कारण था कि भाई ओबीसी के वेलफेयर के लिए जो कमीशन बनना चाहिए था वो नहीं बना, उन्होंने रिजाइन किया। इतिहास थोड़ा समझना जरूरी है। और मैं इस हाउस में, लर्नेड हाउस में, यहाँ पॉलिटिशियन, एकेडमिशियन, सब तरह के लोग हैं, ये बताना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात मान ली गई होती तो आज मुझे ये सेमिनार करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1932 में ही रिजॉल्व हो गया रहता ये इशू। सबसे पहले ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, एससी एसटी से पहले ओबीसी को यह राइट मिल चुका था। 1920 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और मद्रास प्रेसिडेंसी में वो राइट मिल चुका था ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन का। 20 से लेकर 37 तक मद्रास प्रोविंस में जस्टिस पार्टी का शासन रहा, जस्टिस पार्टी। और मैं बगैर प्रमाण के नहीं कहता, इसलिए मैं फैक्ट्स लेकर आता हूं। जस्टिस पार्टी का शासन रहा। 37 के चुनाव हार गए, क्यों? इसका अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। वो 3 कैटेगरी में कह रहे हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर और अस्पृश्य। बोले 20 से लेकर 37 तक पावर में रहे, लेकिन क्या किया? ये डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था, लेकिन क्या हुआ? 17 साल आप सिर्फ ब्राह्मण को गाली देने में, उसकी नकल करने में, भाई भतीजावाद करने में, अपने रिश्तेदारों को नौकरी बांटने में, इसी में आपने खपा दी। जो इंटेलेक्चुअल पावर जो ब्राह्मण के पास था, वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप तैयार करने में सफल नहीं हुए। दूसरी बात, 1935 में इसलिए ले चलता हूं कि आज 26 है, तो मान लो 95 साल, 95 ईयर्स अगो, पूना पैक्ट का नाम सुना होगा। पूना पैक्ट जो हुआ था, उसके पहले कॉमनल अवार्ड आया था। कॉमनल अवार्ड में वो अस्पृश्यों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी कि आपको पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। तो वो जो टेंशन है वो अस्पृश्यों में, सवर्ण हिंदुओं में था ही, लेकिन बीच में एक सब स्टोरी, एक पटकथा और है। ओबीसी के जो उस समय लीडर्स थे, वो चाहते थे कि जो अस्पृश्यों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया है उसमें हमको शामिल किया जाए। मैं ओबीसी रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सेपरेट पृथक निर्वाचन क्षेत्र कि जो आया है उसमें हमको शामिल किया जाए। जो सवर्ण हिंदू थे वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से अस्पृश्यों की संख्या बढ़े, क्योंकि ये उसमें शामिल हो जाते तो अनटचेबल डिप्रेस क्लास की संख्या बढ़ जाती। अस्पृश्य नेताओं का दावा था, उनका कहना था कि जैसे मैंने सेपरेट मांगा है वैसे आप उसको सेपरेट आप भी मांगिए, हम आपका समर्थन करेंगे, वी विल सपोर्ट यू। और ये अच्छा भी रहता कि जो गैर ब्राह्मण समुदाय था, जो पिछड़ा वर्ग लार्जली, वो अपने लिए अलग डिमांड करता तो ब्राह्मण जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं उनका दमन नहीं कर पाती। लेकिन पिछड़े वर्ग के नेताओं ने ये माना नहीं, बोला कि हमें उस अस्पृश्य वाले में ही डालो, क्योंकि ये बहुत आसान रास्ता था, आप लेकर आए हैं उसमें हमको भी शामिल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो अस्पृश्य वर्ग के नेताओं ने कहा कि आप अपने लिए मांगिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब अस्पृश्य लोग नहीं माने कि इसमें आपको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये अनटचेबल कैटेगरी के लिए कॉमनल अवार्ड आया था, तो जानते हो क्या डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि पिछड़े वर्ग के नेताओं ने ब्राह्मणों से ज्यादा हमारे पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। इतिहास समझना जरूरी, क्योंकि अभी भी कई बार हम लोग कई सेमिनार्स में होते हैं, कई बार साउंड करता है ना जैसे कि ओबीसी पॉलिटिक्स ये एंटी दलित तो नहीं हो रहा है। मराठा टेम्पल को एक मैसेज भेजते, मैगजीन निकलती थी मराठाओं की, उसको पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ पढ़िए उसका। उन्होंने जब अंबेडकर को कहा गया कि इसके लिए मुझे आप आइए और बोलिए, उन्होंने कहा कि मैं एक लेटर भेजता हूं, और उसमें कहा कि दुनिया भर में 3 कैटेगरी है, मिडिल क्लास है और
अपर क्लास है, कुलीन वर्ग है और निचला वर्ग है, और मराठाओं के संदर्भ में ये मिडिल क्लास है। ये द्वंद्व ये है कि आप दमन भी करेंगे और आपको अपर कास्ट भी बनना है। बोले दो में से एक रास्ता है, या तो अपर कास्ट में मिल जाओ, अपर वर्ण में, और इनको दबोच लो, और नहीं तो इनके साथ मिल जाओ और उनको परास्त कर दो, हरा दो। वो पैराडॉक्स आज भी बरकरार है। सबसे अच्छी बात तो ये होती कि ओबीसी के पास जमीन भी है, डंडा भी है, पैसा भी है। उस सबसे जो दमित कैटेगरी है, सबसे उसके लिए आप खड़े हो जाते, वो तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है, खड़े हो जाते। तो मुझे लगता है कि एक लार्जर जब तक मूवमेंट नहीं होगा, जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। अब संजय जी पार्लियामेंट में हैं, ये बेहतर बताएंगे कि इतने सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, इररिलेवेंट हो रहा है। नौकरियां, रिजर्वेशन नहीं खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। मैं तो आजकल ब्राह्मण, विशेष ब्राह्मण पे ज्यादा बोलता हूं कि पब्लिक सेक्टर का सबसे ज्यादा मजा जो है इन्होंने लिया। सारे प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, क्या डीएम, जीएम जितना था सब इन्हीं के पास आंकड़े देख लीजिए। फ्री एजुकेशन का आनंद लिया, सरकारी नौकरी लिया, और सबसे ज्यादा पेंशन लिया। सबसे ज्यादा नौकरी में तो ओबीसी का तो 90 में आया, एससी एसटी को तो आधे मन से थोड़ा मिला, थोड़ा नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा आनंद लिए थे यही। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में अब पंडित जी सुलभ इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं। ये पंडित जी स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र में। नेहरू ने पेन और सरस्वती सिंबल दिया, और आरएसएस ने फरसा और परशुराम दिया। जब ब्राह्मण समाज जाकर सोचे कि उनके बच्चों को कौन दंगाई बना रहा है। सवाल यह है, हमारे कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन यहां आएंगे हैं, जो श्रिंकेज ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, श्रिंकेज। एक अंबेडकर लड़के बहुत सारे प्रोविजन करवाए, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए पहले, और रिजाइन भी किया। तो उसमें एक कारण ओबीसी का था मामला। तो ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लीडर लोग बोलेंगे तो सुनेंगे हम लोग। पहले सारे जितने ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सारे को ज्ञापन दे दीजिए, घेरिए, दबाव बनाइए। अधिकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, उसके लिए सड़क पे लड़ना पड़ता है। हम लोग लड़े, रोस्टर वोस्टर सब लड़े, जीते भी। माहौल बनाइए, नेशन वाइड कैंपेन हो। और ये 27 जो मंत्री बनाए हुए मोदी जी को, उनके पास जाइए पहले। अब बोले या तो मुंह खोलो, नहीं तो चांस है एक बार अंबेडकर बनने का, नहीं तो इस्तीफा दो कैबिनेट में से। मुझे ये पता है कि इनका ओएसडी भी जो आता है वो आरएसएस मुख्यालय से आता है। इनकी हिम्मत नहीं कि अपने हिसाब से ओएसडी रख लें। तो राजनीति में उचित सम्मान, टिकट नहीं मिलने पर नेता रोने लगते हैं, और समाज यहां अपमानित हो रहा है। बच्चे यूनिवर्सिटी में लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। आप हाउस में हैं, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितने एट्रोसिटीज हो रहे हैं, एनएफएस हो रहा है ओबीसी में, बताइए। इसमें तो संसद घेर देना चाहिए था। पब्लिक सेक्टर आप हल्ला कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीजिए। अरे नेता तो 100, 200, 500 बनेगा, 1000 बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि, मद्रास में ही कहा था कि वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी, रूलिंग एलीट। जिस समाज के पास बुर्जुआ नहीं होता है, प्रोफेशनल, एकेडमिशियन, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, लॉयर, वो समाज कभी रूलिंग एलीट बन ही नहीं सकता है, हुक्मरान नहीं बन सकता है। तो जो एक कोशिश थी कि एससी एसटी ओबीसी को सरकारी एफर्ट के माध्यम से एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था, उसको आरएसएस और बीजेपी नेस्तनाबूद कर रही है। देख लिया है ना, ये सब पैंट शर्ट पहन रहा है, सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, कोट पहन के आ रहा है और यही सब आंख दिखा रहा है। तो सरकारी सिस्टम ही खत्म करो। वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के भी खिलाफ है, इसलिए एसआईआर हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मोदी जी सिर्फ आरएसएस नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं करती है। पहले सरकारी योजनाएं जितनी थी उसका नाम बदला है अभी। अब पीएम केयर फंड बनाया है, 23 के बाद कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नहीं दिख रहा पैसे कितने आए कितने गए। तो जो राम को लाए हैं वही राम को खा रहे हैं।
पब्लिक सेक्टर बचाइए। पब्लिक सेक्टर है तब रिजर्वेशन के मायने हैं, नहीं है पब्लिक सेक्टर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर नहीं है तो पार्लियामेंट में हम 500 एमपी भी बैठा लेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? टिकट कुछ ही के लिए अवेलेबल है, कौन वहां बैठ के क्या पॉलिसी बनाता है? ईमानदारी से आरएसएस को जो करना है, नेस्तनाबूद करना है इस मुल्क को, इंडियन रिपब्लिक एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कर रहा है। ये सीधा सीधा तीसरा रास्ता नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक, हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति, इसी में टक्कर है। तो जब ऐसी स्थिति है तो हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक के पक्ष में खड़ा होने का के सिवा कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं है। जो भी तीसरा हवा में उछल रहा है उससे जरा इत्मीनान से देखना, अंदर जो है भगवा तो नहीं है, किसके पेरोल पे है ये भी पता कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।